नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते आ रहे हैं। यहाँ आज हम लोग लेक्चर नंबर 29 तक पहुँच चुके हैं। आप जानते हैं जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन मैं दिया करता हूं आपको अंत में, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते रहते हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वह बहुत बेहतर अब हो रहा है और जो मैं चाहता था कि आप लोग का जो परसेंटेज हो कि 95 प्लस में आप चले जाए, और वही चीज़ हो रहा है कि आप लोग तकरीबन जो है 95% लोग सही आंसर दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को और जारी रखिए क्योंकि परीक्षा अब करीब है। करंट अफेयर्स का अगर 30 क्वेश्चन आपने अपने कमांड में कर लिया, 30 में से मैं मान के चलता हूं 25 भी आप सही करके आ गए, तो आप ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स बीपीएससी में खराब हो गया तो फिर यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा दुनिया की कोई ताकत आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा भी नहीं सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे फिर से चलेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैधता 10 से 15 अगस्त तक है। ध्यान रखना है, 15 अगस्त आखिरी तारीख है इस ऑफर का। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करें। फाउंडेशन कोर्स जो आप लोग लगातार पूछ भी रहे हैं, उसका देखिए तात्पर्य होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो जाता है। जो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर प्रीलिम्स का लेना पड़ेगा फिर मेंस क्या अलग से लेंगे, नहीं। फाउंडेशन का तात्पर्य हो गया कि जीरो से पढ़ाई करना, जीरो से हीरो बनाने की पूरी प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन तक प्रीलिम्स और मेंस सभी एक साथ पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। अब देखिए पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज में देखेंगे, जैसे बीपीएससी आप लोग एग्जाम अभी दे रहे हैं, इसके अलावा बीपीएससी का पीटी टारगेट बैच जो लोग लेना चाह रहे हैं, अभी भी समय है। बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि रिवीजन करें या एक साथ लेक्चर लेकर के देख लें तो वह भी ले सकते हैं। एमपीपीएससी का अगर आप लेना चाह रहे हैं और या फिर आप आरएएस का लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीपीएससी का भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर के तमाम कोर्सेज पर आपको 60 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। इसके अलावा आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है, इसके अलावा यूपी का आरओ एआरओ का मेंस कोर्स है, एनसीईआरटी कोर्स है, एसए या फिर जनरल हिंदी, ये तमाम कोर्स जो है सभी पर ऑफर है फिलहाल। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555 124 124। इस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, विस्तृत जानकारी लेना है, या फिर sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, ठीक है। इस पर विजिट कीजिए, जानकारी लीजिए, अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लेकर के और अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर, पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि हम लोग साथी प्रत्येक दिन करते आए हैं, क्या करते हैं, हम प्रश्न को सबसे पहले सही से पढ़ते हैं और कीवर्ड निकाल लेते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस प्रश्न में कितना दम है, क्या पूछा जा रहा है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन, समझ में आ गया पहला दिन चीज कि ये पूछा जा रहा है किस दिन, यही प्रश्न में होगा। अब आगे जो भी आप पढ़ेंगे इस बात को ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि डेट है, देखिए विकल्प में भी है, तो यहां से तुरंत हमने देख लिया। अब आगे देखिए, भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी। यह सहकारिता मंत्रालय को लेकर के बात किया गया। सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, यानी कि श्री अमित शाह। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि एक ही मिनिस्टर के पास कई मिनिस्ट्री होता है, तो हम लोग क्या है कि जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, तो गृह मंत्रालय ज़्यादा फेमस है, हमेशा चर्चा में रहता है, तो वो तो जान लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सहकारिता मंत्री कौन है, वही है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन ना हो, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीपीएससी में तो हमेशा ही देखा जाता है, अपने पीवाईक्यू देखा ही होगा। तो भारत के सहकारिता मंत्रालय कहा गया है, एक चीज हो गया। दूसरा, इंडोनेशिया के क्या है? व्यापार मंत्रालय। ये भी ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में ही कई पॉइंट है, जवाब छोटा है, हो सकता है ये जवाब यहीं लिख दिया जाए, प्रश्न से कुछ और बना दिया जाए। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत के सहकारिता मंत्रालय, इंडोनेशिया याद रखना है आपको, और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय, ये दो फैक्ट हो गया। एक समझौता हुआ, और समझौता क्या हुआ कि गैर बासमती सफेद चावल का व्यापार दोनों देशों के बीच होगा। इस बात को लेकर के एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि ये हस्ताक्षर जो है कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये हस्ताक्षर जो है ये वर्ष 2025 की जब शुरुआत हो रही थी, साल के पहले ही दिन ये शुभ कार्य किया गया था भारत और इंडोनेशिया के बीच, यानी कि साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025।
मामला समझ में आ गया? तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, नए साल के शुरुआत से ही ये काम जो है यहां पर किया गया है। जो 2-3 फैक्ट हो सकता था वो प्रश्न में है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए? गैर बासमती सफेद चावल पर व्यापार समझौता, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। और यहां पर देखा जाएगा तो देखिए कई बार क्या होता है कि हालांकि स्पोर्ट से इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तारीख वाले, अगर हाँ फुटबॉल से प्रश्न आए हैं, कई बार आया है बीपीएससी में, और लेकिन जो पूछा गया है खिताब किसने जीता या किसी प्लेयर का नाम पूछा गया है, लेकिन इस तरह का प्रश्न हो सकता है, इसकी संभावना है। तो यहां पर इस चीज को भी हम लोग देख के चलेंगे। अब यहां पर समझिए किस लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषित किया गया है। अगर भारत की तरफ से भी होता तब मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक तारीख फाइनल किया और कहा कि विश्व फुटबॉल दिवस जो है हम लोग सेलिब्रेट किया करेंगे प्रत्येक वर्ष। अब इसी बात को लेकर के यहाँ पर ये टॉपिक चर्चा में आया कि फुटबॉल के खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया। और यह फैसला जो है वह तारीख जो डिसाइड किया गया वह 25 मई है। तो 25 मई को यहां पर देखा जाए तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वह चुना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये बता सकते हैं तो मुझे जरूर बताइए कि 25 मई ही क्यों, है ना। एक इसके पीछे की कहानी है, चलिए मैं हिंट दे देता हूं। पेरिस ओलंपिक फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। क्या यहां से? पेरिस ओलंपिक फुटबॉल, ठीक है। तो मुझे अब बहुत सारे हिंट मैंने दे दिया है, बस थोड़ी सी बातें आपको बतानी है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, आपको याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। 25 मई यहां पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं, तीसरे पर चलें। तीसरा क्या है? खो खो 2025 कहा जा रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कौन है। और ये आपने देखा होगा कि काफी चर्चा ये नाम रहा और ये नाम चर्चा में रहता भी है देश में। सलमान खान, इनको कौन नहीं जानता, सुपरस्टार हैं, भाई हैं, है ना। तो सलमान खान जो है, बी विकल्प में यहाँ है। सलमान खान को दरअसल 2025 में खो खो को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये नाम काफी चर्चा में रहा। और ब्रांड एम्बेसडर से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखा होगा पीवाईक्यू बीपीएससी का। जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक बंगाली स्वीट में से कौन सा है? अब यहां पर ठहरेंगे, हम लोग चलेंगे, चर्चा कर लेंगे। बंगाली वाला तो देख ही लेंगे कि क्या है, लेकिन यहां पर जब जीआई टैग की चर्चा किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की चर्चा, तो हम समझने की यह कोशिश करेंगे कि बिहार के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझिए, बिहार के जो प्रोडक्ट की बात कहेंगे आप, वो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो होता क्या है कि कई बार किसी दूसरे जगह को लेकर के चर्चा है, किसी दूसरे प्रोडक्ट को, लेकिन हम बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो बिहार से जो प्रोडक्ट जीआई टैग में गया है उससे आपसे प्रश्न वहां पर बनाया जा सकता है। तो बिहार के कई प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैं हालांकि एक अलग क्लास में लूंगा जीआई टैग का, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मिथिला मखाना की बात किया गया। एक पान है, मगही पान के विषय में आप सुने होंगे। एक पेंटिंग है जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो ये सारे ऐसे चीजें हैं ना, जैसे मुजफ्फरपुर का एक शाही लीची आप जानते हैं। ऐसे बहुत सारे बिहार के प्रोडक्ट हैं जिसको वहां पर जीआई टैग दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जब बात करेंगे, और बिहार में आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, अगर उस क्षेत्र में किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि आपके यहाँ का क्या वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब लौटते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक बंगाली स्वीट में से कौन सा है। तो बंगाली स्वीट के विषय में आपको देखना पड़ेगा, क्या वो रसगुल्ला है, क्या खीर है, क्या वो नोलेन गुड़ संदेश है, क्या वो पान है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पर यह जो मिठाई है ना, यह अपने आप में पारंपरिक मिठाई है, ताजा छेना, और इसमें क्या होता है, खजूर का गुड़, आप जानते हैं खजूर का गुड़ तैयार किया जाता है। वो पेड़ पे जो खजूर लगता है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि सुखाया जाता है, फिर उससे गुड़ बनाया जाता है, उसको कहते हैं नोलेन गुड़। बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत सारे लोग उसको सेवन करते हैं, कई तरह की बीमारियों से वो बचाता है। तो क्या होता है कि मिठाई का जो ताजा छेना होता है ना, जिससे रसगुल्ला भी तैयार करते हैं, तो वो लेना है, और खजूर के गुड़ यानी कि नोलेन गुड़, उससे ये मिठाई तैयार किया जाता है। और दूसरी बात, सर्दी का जो दिन है ना, सर्दियों के दिन में बहुत सारे लोग इस मिठाई का सेवन करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने इस मिठाई का सेवन किया है। खास करके देखेंगे जो बंगाल का हिस्सा है, मिथिला वाला हिस्सा है, सीमांचल बिहार का भी हिस्सा है, वहां पर इसका सेवन काफी अधिक होता है।
नोलेन गुड़ संदेश, है ना, सोंदेश भी कहते हैं इसको बंगाली में, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मामला समझ में आ गया ना कि कैसे बनेगा। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? ठीक है, यहां पर यह पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर 4 नाम दिख रहा है। देखिए, चिली के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं, वो मिशेल बेचेलेट। इनका नाम सुना है आपने, काफी फेमस ये नाम रहा है, मिशेल बेचेलेट जेरिया। ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने के लिए जो हैं वो जाने जाते रहे हैं। ये वहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, उसमें कहा जाए उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। तो यह पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024, ये ध्यान रखिएगा, ये इन्हीं को दिया गया है। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति भी रही हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, पुरस्कार वाला पूछा जाता है। अप्रैल 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? ऐसे प्रश्न तो न जाने कितनी बार पूछा गया है बीपीएससी में। अब ये प्रश्न जो है ना, अपने आप में 5 स्टार लगा दीजिए। पहले जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हुआ करता था, बाद में इसी खेल पुरस्कार का नाम बदला गया और मेजर ध्यानचंद, कौन, हॉकी के जादूगर, उनके नाम पे रखा गया खेल रत्न पुरस्कार। डी गुकेश का नाम सुने हैं? अभी काफी कम उम्र के हैं, उम्र कम है लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है। भारत का जो है ना झंडा इन्होंने दुनिया के हर एक मंच पर जाकर के बुलंद कर दिया है। तो डी गुकेश भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज किए हैं और अप्रैल 2025 में ही इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, किस खेल से जुड़े हुए हैं? शतरंज से, ठीक है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, क्योंकि डी गुकेश जो है ना, इन्होंने पूरा तहलका मचा रखा है अपने नाम का पूरे विश्व स्तर पर। आने वाले समय में भारत का नाम ये और भी रोशन करने वाले हैं। हाल ही में विक्टर एक्ट्रिश और गैरी लवकुल यूएसओ को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया है? ये क्षेत्र बताना है कि किस फील्ड में उन्होंने बेहतर काम किया है, इस बात को लेकर के, ठीक है। अब यहां पर 2 नाम है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए, क्या है? विक्टर एक्ट्रिश और गैरी लवकुल, ये 2 नाम ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में रहा है, ये अमेरिका से संबंधित है। माइक्रो डीएनए की खोज और यहां पर जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में योगदान इन्होंने दिया है, ठीक है। इसके लिए ही इन्हें सम्मानित किया गया है। और यह खोज क्या काम करेगा? जीन एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि जीन अभिव्यक्ति की जब बात करते हैं और कैसे आधुनिक समय में अलग अलग तरह के रोग हो रहे हैं, उनको समझने में ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जेनेटिक बीमारी जो है, इसके बाद आने वाले समय में उसको समझने में आसानी होगा। इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए ही विक्टर और लवकुल, इनको यह सम्मान दिया गया है। तो बी विकल्प के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। चलिए 8वें पर चलते हैं। अब देखिए, साइंस टेक का वो टॉपिक था, तो क्या साइंस टेक का था? आप लोग डरते रहते हैं, बताओ क्या कहीं पर उसमें आपसे कुछ टेक्निकल डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स था? नहीं ना, तो ये परेशान नहीं होना है। मैं अपना इंस्टा खोलता हूं तो मुझे 20-25 दिखता है ऐसे लोग जो कि क्वेश्चन डाले रहते हैं बीपीएससी के कि सर वो साइंस का नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। जो आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट का, जहां से भी, अब देखिए मैगजीन जब बनता है ना, तो ढेर सारे टॉपिक उसमें साल भर के आते हैं, कुछ टॉपिक कठिन भी होगा। अब पीएसएलवी की चर्चा किया, जैसे एक बच्चा ने मुझे भेजा कि पीएसएलवी और जीएसएलवी, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान देना है, इतना जटिल आपसे बीपीएससी में पूछा ही नहीं जाएगा, यूपीएससी में भी नहीं पूछता। पीवाईक्यू देखो, तो क्यों परेशान होना। चलो मान लेते हैं एक प्रश्न पूछ भी लिया तो छोड़ दो, 150 प्रश्न है, बाकी आगे बढ़ना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है, गलत भी तो नहीं करके आ सकते, तो परेशान नहीं होना। देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, वो पूरी तरह से एक नाम ही तो जानना था, है ना। कहने को साइंस का टॉपिक आ गया, चूंकि उसमें माइक्रो डीएनए जुड़ गया, ट्रांसक्रिप्शन जीन जुड़ गया, तो आपने साइंस का टॉपिक समझ लिया। पर बात इतनी है, आगे आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, चंद्रयान 3 मिशन, है ना, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के बात किया गया। अब बताइए क्या है, स्पेस टेक से संबंधित है, और स्पेस टेक मतलब साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो वो जो 25 क्वेश्चन आता है साइंस टेक का, उसमें जाकर के ये भी तो जुड़ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, इस प्रश्न का अभी देखते हैं कि क्या इसका लेवल है। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर बनाए गए निशान किससे संबंधित हैं? अब बताओ इसमें साइंस का क्या रोल है, कुछ है?
4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है, अगर ठीक से आप समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन देखने को अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं, वो चंद्रयान 3 मिशन देखा, सर पकड़ लिया, नहीं मेरे से नहीं बनेगा, नहीं, उसको अप्रोच कीजिए, पढ़िए उसको, ठीक है। अब चंद्रयान 3 के पूरे टेक्निकल चीजें में आपको नहीं जाना, मैगजीन में दिया होगा, छोड़ दीजिए, इन चीजों को पढ़ लीजिए, है ना, वहां से प्रश्न बनेंगे। चंद्रयान 3 के विषय में सबसे पहले थोड़े से मेरा फर्ज बनता है कि आपको बता दूं, आप 1-2 मिनट धैर्य से सुन लीजिए, मुझे आपके लिए आसान हो जाएगा प्रक्रिया। चंद्रयान 3 मिशन, सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो देखिए, अब मिशन जो है ना, उसमें एक लैंडर होता है, ठीक है। उस लैंडर का नाम दिया गया, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो देखते चलिए, विक्रम। अब ये सब पता होना चाहिए, बीपीएससी आपसे ये सब पूछेगी, ठीक है। अब यहां लिख देता हूं, आप में से कुछ लोग फिर कंफ्यूज हो जाए, वैसे मैं जो बोलता चलता हूं, लिखने में टाइम लग जाता है तो फिर आपका लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोग फिर कहते हैं डेटा खर्च हो जाता है, ये देखिएगा। तो एक हो गया साथियों, क्या होता है, लैंडर होता है, उसका नाम क्या है, विक्रम, इसका नाम दिया है। हम लोग भारत के लोग अलग अलग चीजों का नाम देते हैं ना, तो ऐसे ही हमने इसका नाम दे दिया। फिर एक नाम और हम लोग रखे, वह नाम क्या था, हमने उसको बोला प्रज्ञान होगा, तुम्हारा नाम आज से प्रज्ञान होगा। और प्रज्ञान किसका नाम हमने दे दिया, एक रोवर हमने बना लिया, एकदम सिंपल, आप समझिए। तो 2 चीज हमने तैयार किया चंद्रयान 3 मिशन में, और एक चीज कहा कि भाई ये लैंडर होगा, और हमने कहा कि तुमको ऐसे लैंडर नहीं बोलेंगे, हमारे देश के लोग तुमको विक्रम बोला करेंगे, नाम पर गया। और रोवर को हमने कहा तुम्हें रोवर नहीं बोलेंगे, तुम्हारा जो नाम है आज से प्रज्ञान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये चंद्रयान 3 मिशन का ये हिस्सा है, ठीक है। अब हमारा टारगेट ये था, आप जानते हैं कि चंद्रमा, ये जो चंदा मामा है ना, कि जो चंदा मामा होते हैं, बचपन में मामा और जवानी में यही महबूबा नजर आते हैं। तो अब यहाँ की हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, ना ये मामा है ना ये महबूबा है, ये आप जानते हैं क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह, सैटेलाइट है। इसके विषय में आप सुना है ना आपने। अब हमने क्या किया कि हम लोग चाहते हैं कि इधर पहुंच जाएं, ठीक है, रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, बाकी आप मत समझिए। तो इसमें क्या है कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। साउथ पोल पहुंचना बड़ा मुश्किल है, अंधेरा पूरा रहता है, घूम करके यहाँ तक पहुंचा जाएगा। तो कई देशों ने प्रयास करना शुरू किया, कई बार लोग असफल हुए, नासा ने भी ट्राई किया, है ना, सब लोगों ने, चाइना ने, रसिया ने। तो भारत ने कहा कि भाई हम पीछे क्यों रहे, तो हमने भी ट्राई किया। अब यहाँ पर जब हम ट्राई किए तो हमें इस बात को लेकर के सफलता भी मिला। तो चंद्रमा के ध्यान रखना है, अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर, या ऐसे कह लीजिए कि चंद्रमा में जैसे हम कहते हैं कि ध्रुव, बात करते हैं, ध्रुव तारा के विषय में सुना है ना, तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल जिसको कहा जाता है, उस पर इसको चंद्रयान 3 को हमने उतारा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, लैंडिंग किया गया, कौन, विक्रम। अब यहां से एक कहानी आप समझ गए। आगे प्रज्ञान, प्रज्ञान किसका नाम हमने रखा था, याद कीजिए, रोवर का। तो प्रज्ञान रोवर जो है, अब रोवर है वो चलेगा, वो लैंड हो गया, प्रज्ञान रोवर उतरा। तो प्रज्ञान रोवर के पहियों पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए पैटर्न लगाए गए थे। अब उसमें क्या पैटर्न लगा दिया हमने, हम भारत के लोग हैं तो अपने राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़ा हुआ कुछ चीज लगाएंगे, ताकि वो रोवर जो है वहां उतरे, चले तो चंद्रमा की सतह पर उसका छाप छूट जाए। ये इमोशनल चीजें है ना साइंस के साथ। तो अशोक स्तंभ का हमने प्रतीक बना दिया। अशोक स्तंभ क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह है। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, जरा सोचिए तो, इसरो, है ना। दुनिया भर में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की प्रतिष्ठा को किसने 4 चांद लगा दिया, इसरो ने। तो हमने क्या किया कि हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो का लोगो भी इसमें लगा दिया। ये सब कहां लग रहा है, प्रज्ञान में, रोवर में, यही चंद्रमा की सतह पर चलेगा। तो उसमें जो उसका एक तरह से पहिया जो होता है, जिसको व्हील कहते हैं ना, तो वो जब व्हील जा रहा है तो उस पर पैटर्न बन गया, तो क्या होगा, वह चंद्रमा की सतह पर उकेरता उसको चलेगा, ठीक है। तो जब रोवर जो है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चला, तो यह पैटर्न वहां पर मिट्टी पर छप गया, जो भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना। इतनी सी कहानी है। मामला समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रुक करके थोड़ा सा आपको समझाया। 5 स्टार लगाइए, कई चीजें हैं। सबसे पहले समझिए, यहां पर पहुंचना कहां था, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, सिंपल, हमारे लिए, पृथ्वी के लिए एक सैटेलाइट है। ये कैसा सैटेलाइट है, हमने भेजा है, इसरो नासा ने भेजा है, नहीं, कैसा है, नेचुरल, समझ रहे हैं,
ये कृत्रिम नहीं है, तो ये नेचुरल अर्थ का सैटेलाइट है। हम चाह रहे थे कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना, क्या हम पहुंच गए, सफलता हमें मिल गया। हमने जो यहाँ पर यूज किया, एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम दे दिया, एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान दिया। हमने रोवर प्रज्ञान का जो व्हील था उस पर पैटर्न बना दिए, पैटर्न अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको रखा। इसरो जो इसरो संस्था भेजी है इसको, उसका लोगो कर दिया और वो पैटर्न वहां पर छप गया। चंद्रमा की सतह पे उतर के चलना शुरू हुआ तो छप गया। हम लोग चलते हैं, जूते का छाप हो जाता है ना, गाड़ी के व्हील का छाप हो जाता है, तो ऐसा ही हो गया। तो ये वैज्ञानिक उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो गया। मामला समझ में आ गया। तो कुछ साइंटिफिक बातें रही, लॉजिकल, और कुछ इमोशनल यहां पर रहा। ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखिएगा। अब जरा इस पर देखिए क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का प्रतीक कहा गया। अब देखिए यहां पर अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह, मंगलयान का प्रतीक चिन्ह, भारतीय ध्वज का तिरंगा पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ चलना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, मंगलयान का प्रतीक चिन्ह। इस प्रश्न के विकल्प को ठीक से देखिए। अभी आप गलती करेंगे, आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर अभी अभी आपने कहा कि इसरो और अभी अभी आपने अशोक स्तंभ भी कहा, ये दोनों अलग अलग विकल्प है, क्या दोनों सही होगा? ध्यान से प्रश्न को इसीलिए ध्यान से पढ़िए, बीपीएससी ऐसी गलती कराएगी। मंगलयान का प्रतीक चिन्ह, तो बताइए मंगलयान का तो हमने चर्चा नहीं किया, गलत हो गया। अभी देखिए कैसे होगा खेल। भारतीय ध्वज का तिरंगा पैटर्न, ये नहीं था ना, गड़बड़ हो गया। अब आप दोनों, सबकी नजर इस दोनों विकल्प पे है और आप लोग सोच रहे हैं सर दोनों ही सही है, क्योंकि आप ही ने कहा कि अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह, और आप ही ने इसरो के विषय में बताया, देखिए इसरो भी इधर लिखा हुआ, तो दोनों कैसे सही होगा? 1 2 3 ऐसे करके तो है नहीं, विकल्प ए या बी है। ऐसे मैं कह रहा हूं कि ए गलत हो जाएगा। सोचिए, सोच के बताना है कमेंट में कि क्या ए गलत होगा। मैं कह रहा हूं कि ए गलत होगा, केवल बी सही होगा, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, आप कहेंगे हंगामा कर देंगे, इतना एक्सप्लेन अभी किए हैं कि इसरो संगठन भेजा है, गौरवान्वित किया ये वगैरह, फिर कह रहे हैं इसरो नहीं होगा। ठीक से समझिए, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने लिखा है कहीं पर, इसरो का लोगो मैंने बोला है आपको। कैसे गलती करके आते हैं और फिर कहते हैं कि प्रीलिम्स में, इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, और फिर बाहर आके कहते हैं कि चूक गए। लोगो पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रतीक लिखा हुआ है, लोगों की बात ही नहीं है यहां पर। तो बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइए, स्पष्ट तौर पर निर्देश अपने दिमाग को दे दीजिए कि मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ चलना है, जो स्पष्ट विकल्प हो उसके साथ चलना है। अब यहां पर कंफ्यूजन है, लेकिन स्पष्ट विकल्प कौन है? अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह, बी को टिक मार के आइएगा अगर इस तरह का किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो। और ध्यान रखिए, बीपीएससी एक ऐसी संस्था है ना, हर साल 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह का देती है। मैं तो 5 से 6 कहता हूं, कई लोग जो एक्सपर्ट हैं, कई वर्षों से वयोवृद्ध लोग हैं, पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, करते हैं, वो 10 क्वेश्चन तक ऐसा बोल देंगे। फिर भी 5 से 6 मान के चलिएगा, और ये 5 से 6 क्वेश्चन निर्णायक होता है। बच्चे कंफ्यूजन करके आते हैं, छोड़ के आते हैं जानता हुआ। देखिए यहां पर प्रतीक कहा, सिंबल कहा, लोगो नहीं कहा है, और यहां पर स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये इसका सही जवाब होगा। समझ में आया इस प्रश्न पे मैं क्यों इतना जोर दिया, इस टॉपिक पर क्यों इतना रोक करके आपको पढ़ाया? तमाम चीजों को जोड़ के रखिएगा। ये टॉपिक अपने आप में साइंस टेक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत संभावना है कि यहां से आपको प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ जाए, 9वें टॉपिक पर चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार 2011 की तुलना में भारत में मैंग्रोव के कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करना है? 5 स्टार प्लस डालिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023। टॉपिक कहां से हो गया? इन्वायरमेंट। और मैं क्या कहा हूं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से कोई भी टॉपिक आ जाए रिलेटेड, उसको अलग से तैयार करके इज्जत के साथ रख लीजिए, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरा यहां क्या कहा है? 2021 की तुलना में 23 का तुलना 21 से करना। आगे क्या कहा है? मैंग्रोव के कुल क्षेत्रफल की कितनी कमी आई है। वन का टोटल नहीं कहा गया है, गलती से भी दिमाग में हिंट ना जाए, विकल्प में वो रहेगा और फिर आप पढ़ के गए टिक लगा दिए, नहीं। मैंग्रोव वन एरिया कम कर दिया गया है आपके लिए सोचने के लिए। मैंग्रोव क्या होता है? समुद्री क्षेत्र में वन होता है ना, ध्यान है, इस चीजों को पढ़ा होगा आपने, उसकी केवल बात की गई है। तो यहां पर जब हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के, तो हमारा बेस रहने वाला है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा ठहर करके, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है? ISFR 2023। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, सिंपल।
अब आते हैं मुख्य बातों पर। 2021 में भारत का अगर देखा जाए कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल जो था वो 4,992 के आसपास कह सकते हैं, दशमलव में कुछ अंक बढ़ जाए 0.6 0.5 कहीं कहीं दिखेगा, किलोमीटर स्क्वायर कर लीजिए चूंकि क्षेत्रफल की बात किया गया है। ठीक है, तो ये 21 का था। अब ये लिख देता हूं यहां पर, ये 2021 मतलब। अब इसमें देखा गया जब 23 वाला रिपोर्ट आया तो इसमें कमी देखा गया, ये घट गया और ये जो है 4,985 पॉइंट में समथिंग है यहां पर किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे रखिएगा। ये आ गया 2023 का, ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर 4,900 और यहां पर क्या है 4,985, यहां क्या था 92। बस ये ध्यान रखना है। 0.17 कहीं कहीं 18 दिखेगा, कहीं कहीं 0.2 भी लिख दिया है, अलग अलग मैगजीन में इस तरह का देखने को मिलेगा। मुख्य बात दशमलव से पहले की चीज का आप याद रखिए। अब इस अवधि में क्या हुआ 21 से 23 के बीच में, इस अवधि में हमने साथियों देखा कि 85 और 92 यानी कि कितना हुआ 7, तकरीबन 7, 7.5 कहीं कहीं दिखेगा आपको, 7.43 एग्जैक्ट ये डेटा बताया गया है। जो एग्जैक्ट डेटा है वो ये है, आपको बीपीएससी में थोड़ा सा हो सकता है 7 किलोमीटर पर स्क्वायर हो तो मान लेना है, हंगामा नहीं करना है। अगर यही डेटा ना हो या इसके ज्यादा करीब जो हो उस विकल्प के साथ जाइएगा। ठीक है, तो इतनी कमी दर्ज की गई है 2023 में। अब अगर इसकी कमी दर्ज की गई है, इससे कुछ लॉजिक निकालिए। मैंने क्या कहा, समुद्री क्षेत्र में यह मैंग्रोव वन है, इसका मतलब है कि तट का विकास हो रहा है, जो कि तटीय विकास, प्रदूषण, चक्रवात, ज्वारीय क्षेत्रों में अतिक्रमण जैसी वजहों से हुआ है। सेंस लगाना है कि यह क्यों वन कम हुआ है। मैंग्रोव जो होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र की बात किया जाए तो वह जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। मछली के प्रजनन की बात कीजिए, चक्रवात से तट जो है, अगर भवन बना हुआ है, मान लीजिए समुद्र से यहाँ लहर उठ के चक्रवात आएगा तो यहाँ जो भवन सब है, इन भवन सब की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरत है ये मैंग्रोव वन। एक तरह से देखेंगे तो वह एक तरह से बैरियर का काम करता है लहर को रोकने के लिए, तो तटीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह कम होना अच्छा नहीं है, यह बात ध्यान रखना है। अब कहां पर है देखिए, इसमें एग्जैक्ट यही डेटा दिया है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर, तो बी विकल्प के साथ हम चलेंगे। नहीं तो जो ज्यादा करीब का है वो, अगर यहीं पर मैं विकल्प में रख देता 7.41 और 3 नहीं होता तो भी आप उसी के साथ चलते। यहां पर मैं लगता 7.0 किलोमीटर स्क्वायर, तो बताइए क्या करते उसी के साथ। अगर मैं यहां करता 7.50 किलोमीटर पर स्क्वायर तो क्या होता वही। फिर से समझ लेना है, मोस्ट सुटेबल आंसर एग्जैक्ट कई बार विकल्प नहीं रहता और ये इस वजह से इतने बच्चे अच्छे खासे स्टूडेंट जो पढ़ के जाते हैं वो छोड़ के उस प्रश्न को आ जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, काफी समय भी बर्बाद कर लेते हैं एग्जाम हॉल में। ऑपरेशन मर्यादा, मैं लगातार कह रहा हूं कि ऑपरेशन वाले शब्द जो भी हैं वो आपके लिए लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। ये ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन मर्यादा, ये तमाम जहां भी ऑपरेशन दिखे ना वो सबको अलग से नोट कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जो हाल ही में हुआ उसके बाद से ये टर्म बहुत जरूरी हो गया है। किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था ये आपको यहां पर पूछा गया है। ये अच्छा है कि इस विकल्प में बिहार नहीं है, क्योंकि अगर बिहार होता ना तो आप लोग के लिए काम आसान हो जाता। आसान क्या होता, आप टिक मारते सीधा बिहार और धमाक से गलत करके आते। समझ में आ रहा है, धूमधाम से गलती करते हैं बच्चे, बिहार देखते ही इमोशनल हो जाते हैं। और बिहार के बच्चे तो फिर भी ठीक है, बाहर से जो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड ये सबसे बीपीएससी एग्जाम देने जाते हैं वो तो एकदम इमोशनल होके कि बिहार आया हूं एग्जाम देने के लिए, बीपीएससी है, पक्का बिहार ही जवाब होगा और टिक लगा दिए। और बिहार नहीं होता। बीपीएससी इस बात में बहुत चालाक संस्था है। पीवाईक्यू पे जरा देख लीजिएगा, आपको देखिएगा जहां जहां बिहार विकल्प में होगा 90% चांस है कोई विकल्प गलत रहा है, 10% कहीं कहीं सही दिखेगा वो। तो ये कंफ्यूजन अपने साथ लेके नहीं चलना है। अब चलते हैं यहां पर इस प्रश्न के साथ। इसमें बिहार नहीं है तो ये चीज हमारे लिए ऐसा ही खत्म हो गया। आगे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। अब देखिए यहां पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ये तीनों जो है एक पहाड़ी राज्य है और उत्तर प्रदेश मैदानी है। ऑपरेशन मर्यादा, अब इसकी चर्चा करते हैं। दरअसल ऑपरेशन मर्यादा की जब बात करेंगे तो आपको पिछले साल चलना पड़ेगा और पिछले साल मई के महीना में 2024 में उत्तराखंड पुलिस ने, आपको ध्यान है कि चारधाम यात्रा होता है ना, तो केदारनाथ धाम लिखिए, है ना,
ये चार धाम यात्रा का एक हिस्सा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप जानते हैं ये चार है। तो वहां पर क्या था कि केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूके पुलिस के द्वारा। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अब यहां से मैं आपको यह बता दिया, सारी लॉजिक बता दिया कि क्यों किया गया था इस यात्रा में। श्रद्धालु जो जा रहे हैं, शब्द ध्यान दीजिए, मर्यादा, सही से रहिए, मर्यादित होकर रहिए। धार्मिक स्थल पे आए, चार धाम यात्रा करने आए, रील्स वगैरह ना बताइए ज्यादा, ठीक है? ब्लॉग नहीं बनाना शुरू कर देना है। धार्मिक यात्रा है, पर्यटन नहीं है ये, समझ में आ रहा है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? बहुत सारे लोग केदार धाम जाने लग गए। आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन बंद किया गया था पिछले साल। तो भीड़, क्राउड मैनेजमेंट, कुंभ में देखा किस तरह की स्थिति हो गया। कुल मिलाकर के जहां भी पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल हो रहा है, लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस वजह से पुलिस प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाता है? क्राउड मैनेजमेंट करना, भीड़ का प्रबंधन करना, सुरक्षा की जिम्मेदारी। और दूसरी बात, जो लोग जा रहे हैं आजकल उनमें अनुशासन कम देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सेल्फी वाला मामला आ गया है, दूसरा कहीं पर भी डांस करने लग जाते हैं, रील्स बनाने लग जाते हैं, ये वाला सिस्टम हो गया है, ब्लॉग बनाने लग जाते हैं। इससे क्या होता है? वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं, कई बार खुद ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बाकी लोग भी उनके वजह से एक्सीडेंट या असुविधा के शिकार होते हैं। तो कुल मिलाकर के भीड़ का प्रबंधन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अनुशासन सुनिश्चित करना, यह ऑपरेशन मर्यादा का लक्ष्य था, उद्देश्य था। अगर उद्देश्य को लेकर के पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के ये जो है टॉपिक आपका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें लगातार बढ़ता जा रहा है हर जगह। तो उत्तराखंड पुलिस को थैंक्स कहिए कि एक बहुत अच्छा काम जो है किया गया और इस कंडीशन को संभाल लिया था उत्तराखंड पुलिस ने, ये बेहतर काम करते हुए। चलिए अब यहां पर चलते हैं आज के एक प्रश्न जो मैं दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में लगातार आप लिखते हैं, करना है। बिहार के किस शहर को भारतीय विद्रोह का गढ़ कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना, आरा, गया, देवघर। अच्छा देखिएगा, बिहार के किस शहर को कहा गया है? ये देवघर। वैसे मैं बता देता हूं, आपको बताना था विकल्प में। देवघर जो है, ध्यान रखना है, ये झारखंड का हिस्सा है, ठीक है? ये अविभाजित बिहार में हिस्सा हुआ करता था बिहार का। लेकिन आप जानते हैं झारखंड जो है 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 में बिहार से अलग हो गया। तो देवघर पड़ता है मिथिला का हिस्सा ही, मिथिला का एक बड़ा भूभाग जो है वो बिहार में है। देवघर भी मिथिला का हिस्सा ही है, पर मिथिला के 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड में चला गया। देवघर को ही आप लोग अब समझ जाएंगे, जो बिहार के लोग हैं, बाबा धाम करते हैं, बैजनाथ धाम। अभी अभी सावन बीता है तो कांवड़ यात्रा यहाँ सबसे अधिक किया जाता है देश भर में। तो ध्यान दीजिएगा, देवघर वही जगह है। तो कुल मिलाकर के, अच्छा चलिए, एक तो ऐसे निकल गया, बिहार के किस शहर को लिखा हुआ था, तो देवघर तो झारखंड में चला गया, विकल्प होगा ही नहीं है। ये 3 बच गया, पटना, आरा और गया। इस 3 में से कौन सही होगा? चौथा भी जिनको कहना हो बता दीजिए। तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग को बताते चलना है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि इस 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और दूसरी बात, इस प्रश्न का क्या जवाब है। सबसे अहम बात कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? क्योंकि अब समय बेहद करीब आता जा रहा है, तकरीबन 1 महीना का समय बचा है। 30 दिन हालांकि फिर भी पर्याप्त होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। जरा भी जिनको भी दिक्कत हो, फिर से बता दे रहा हूं, जरा भी डाउट लगे, कुछ बच्चे भी बीच में बात किए थे, तो मैंने उनको कहा था कि भाई पीटी टारगेट बैच फिर आप ले लीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है। ऑफर में भी 20,000 का जो है केवल 4,500 में मिल रहा है। तो डाउट जरा भी हो कि प्रीलिम्स, अब तो 1 महीना समय है ना, रिवीजन का टाइम आ गया कि यार अभी भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, क्या करूं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, ये छूट रहा है, तो क्या करना है, संस्कृत IAS से कॉन्टैक्ट कीजिए और यहाँ पर टारगेट बैच ले लीजिए। केवल 4,500 में 1 महीना का समय, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, एक बार पूरा रिवीजन कर जाइए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इस बार मौका नहीं चुकना है आपको। और ध्यान रखिए, व्यवहारिक समझ ये कहता है कि इस बार विधानसभा चुनाव है, अगली बार वैकेंसी इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 बार से वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है। लोकसभा पिछली बार, इस बार बिहार का विधानसभा, अगली बार वैकेंसी बचेगा नहीं। तो यहाँ पर ऑफर के साथ छोड़ जा रहा हूँ। BPSC का कुल बैच लेना चाहते हैं, जो मेंस वगैरह इधर है, और PT टारगेट केवल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है? विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर इधर है, 9555124124। कई लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ अपनी व्यस्तता की वजह से, तो यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए या यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।